हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई थिंक आप बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूं। अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, मैंने आरटीपी के जो एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपके साथ शेयर किए थे और सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए थे इनकम टैक्स के। आज अपन इससे आगे जो आरटीपी में जो बच गए क्वेश्चंस इनकम टैक्स के उनको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ये अपन ने क्लास में भी डिस्कस कर रखे हैं और जो आपने देखा होगा वीएसआई का जो मॉक टेस्ट हुआ था उसके अंदर इस पैटर्न के काफी क्वेश्चंस एग्जाम में दिए गए थे। तो आपके उसी बेस पे है, तो आपको कुछ इनको एक्स्ट्रा आपको नहीं लगेगा, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस है, पढ़ोगे। और मैंने कहा कि एग्जाम में आरटीपी से काफी कुछ कवर होता है। आपके जो मेन एग्जाम होगा आपका आरटीपी से काफी कुछ कवर रहेगा, तो इसके साथ आपके बता रहा है। तो स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आरटीपी का May 24। मिस रीता एन इंडियन सिटीजन, क्या है ये? एन इंडियन सिटीजन एंड एन एमबीए फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी was employed in AFL LLP, जो कि कंट्री कहां है? कंट्री ए। कंट्री ए का मतलब फॉरेन कंट्री। जैसे भी इंडियन कंट्री होती तो उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं, जैसे ए बी कंट्री इस तरह से बता रहे हैं, इट्स मींस दिस द फॉरेन कंट्री। तो कंट्री ए इसने बोल दिया तो इट्स मींस ये क्या हो गया? फॉरेन कंट्री हो गई। सिंस जून 2016 से करिए। सी कम टू इंडिया ऑन 15 नवंबर 2023। 15 नवंबर 2023 को आया है इंडिया में। 15 नवंबर को इंडिया में आ गई है एंड ज्वाइन एज ए सीईओ एज ए ऑटोफिट लिमिटेड को ज्वाइन कर दिया इसने, और उसने ज्वाइन एज ए सीएफओ सीईओ ऑफ ऑटोफिट लिमिटेड को। आज मिस रीता was in India before she left for overseas education in May 2012 को छोड़ के अपने गई थी। उसके बाद वो इंडिया में नहीं आई थी। and was subsequently employed outside of India, और उसने एम्प्लॉयमेंट भी आउटसाइड ऑफ इंडिया ही कर लिया था। and never visit India thereafter, उसके बाद कभी भी वो इंडिया में विजिट करने के लिए नहीं आई है स्टूडेंट। there is no income टैक्स इन कंट्री ए, वहां पर कोई इनकम टैक्स नहीं है कंट्री ए में। सी हैज अर्न इंटरेस्ट इनकम ऑफ 2,40,000 इंटरेस्ट इन कंट्री ए, यानी आउटसाइड ऑफ इंडिया फॉरेन कंट्री की बात हो रही है। एंड सैलरी इनकम AFL LLP ऑफ ₹15 lakhs अप टू द डेट ऑफ द रिटर्न ऑफ इंडिया। ये भी भारत के बाहर के से कोई नहीं काम का नहीं है। तो सबसे पहले तो रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना होगा, जो कि डेट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगी। 15 नवंबर 2023 को इंडिया में आई है, तो यहां से आपको नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट ऑफ इंडिया आपको देखना होगा। और मैंने कहा कि ये इंडियन सिटीजन है और इंडियन सोर्स से इसकी इनकम यदि 15 लाख से ज्यादा हो गई तो स्टूडेंट हम यहां पर से डिम्ड रेसिडेंट के कंसेप्ट में इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हम इसे डिम्ड रेसिडेंट के कंसेप्ट के अंदर यहां पर रिप्रेजेंट कर जाएंगे। देखो मैंने आपको बताया था डेटा और रिटर्न टू इंडिया इन ए फाइनेंशियल ईयर 23-24 सैलरी इनकम कंप्यूटेड मिस रीता ऑटोफिट लिमिटेड 31 मार्च 2020, यानी ऑटोफिट यानी इंडियन सोर्स हो गई इनकम 13,50,000 कंप्यूटेड, यानी स्टैंडर्डाइजेशन दे रखा है, आपको देने की जरूरत नहीं है। इनकम कंप्यूटेड ऑफ मिस रीता ऑटोफिट लिमिटेड अप टू 31 मार्च 2024 इज 13,50,000। सी अर्न डिविडेंड इनकम ₹3 लाख, और उसके डिविडेंड की इनकम कितनी आ रही है? 3 लाख फ्रॉम शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, फ्रॉम द शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। व्हाट वुड बी द रेजिडेंशियल स्टेटस of Miss Rita Limited, Rita, and total income for the assessment year 24-25, 24-25। तो टोटल इनकम की कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो देखो मैंने कहा कि आपके 15 नवंबर 2024 को आई है। 15 नवंबर 2023 से आपके 31 मार्च
2024. तो नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट इन इंडिया, नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट इन इंडिया अपन बात करते हैं। नवंबर के 30 माइनस 15, और स्टूडेंट मैंने 1 करने की आपको हैबिट बता रखी है, तो ये आ जाएगा आपके 16। 30 माइनस 15 प्लस 1, 16 आ गया। नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फैब, ये लीप ईयर हो गया तो 29 आएंगे, एंड देन मार्च 31। तो टोटल नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट इन इंडिया 138। ये डेज की कैलकुलेशन है। तो आपके मैंने कहा था कोई भी इंडियन सिटीजन है, पहली चीज, और वो कैम इनटू इंडिया, इंडिया में आ रहा है, और इंडियन सोर्स इनकम एक्सीडिंग 15 लाख है, तो वहां पर आपके 120 डेज वाला कंसेप्ट अप्लाई हो जाता है कि तो आपके रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 120 डेज, और उसके जस्ट पीछे के 4 सालों में 365 डेज और मोर इंडिया में होना चाहिए। 365 डेज और मोर कहाँ होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए। तो ऐसे केस में वो क्या हो जाएगा? डिम्ड रेसिडेंट का कंसेप्ट हो जाता है। वन ए, तो उसकी एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। तो यहां 138 डेज है। तो ऐसे केस के अंदर यहां स्टूडेंट अपन बात करते हैं कि पहले तो 180 डेज वाली कंडीशन देखें, वो तो पूरी होनी थी। फिर इसके बाद 60 डेज वाली देखें, और उसके जस्ट पीछे के 4 सालों का टोटल 365 डेज और मोर हो, वो भी नहीं हो रही। लेकिन अब इसके बाद अपन बात करते हैं Rita stay in India 138 days. She left India in May 2012 and never visited India thereafter. Her stay in India in 4 immediately preceding 4 previous would be nil. तो इससे केस में does not satisfy the condition 1 and 2 being resident. As per section 6(1)(a), individual who is the citizen of India would be deemed to be resident आपकी इफ हिज टोटल इनकम अदर देन इनकम ऑफ द फॉरेन सोर्स छोड़ दीजिएगा एक्सीडिंग 15 लाख, 15 लाख से ज्यादा हो, रिलेवेंट प्रीवियस एंड इज नॉट लायबल टू टैक्स एनी अदर कंट्रीज बाय रीजन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द रेजिडेंस, अदर क्राइटेरिया इज सिमिलर। तो स्टेट्स का गया स्टूडेंट्स का यहां, तो इट्स द टोटल इनकम ऑफ अदर देन इनकम ऑफ फॉरेन सोर्स। टोटल इनकम कहां की? इंडिया की। सैलरी इनकम लो एक तो, और डिविडेंड इनकम जो इंडियन कंपनी का है 3 लाख, 16,50,000। तो सिंस रीता इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज नॉट लायबल टू पे income tax in country A, her total income other than income of foreign source exceeding 15 lakhs, she would be deemed resident in India. Under section 1A,
for the assessment year 24-25. A deemed resident is the default A resident but not ordinary resident. तो ये इस केस में आपको बता रहे हैं कि ये रिश्ता ऑफ इंडियन हु इज नॉट लायबल टू पे इनकम टैक्स इन कंट्री ए में पे करने की जरूरत नहीं, एंड हर टोटल इनकम अदर देन द फॉरेन सोर्स, जैसे अपन बात करें 15 लाख है, वुड बी डीम्ड रेसिडेंट इंडिया अंडर सेक्शन 61A 24-25. A deemed resident is by default a resident but not ordinary resident. In case A, resident but not ordinary resident, income accrue and arise or deemed to be accrue arise, receive or deemed to be received in India is taxable. In addition, income which accrue and arise outside of India would also be taxable if the derived from the business of control or a profession set up in India. तो रिश्ता टोटल इनकम कितनी थी वही आएगी आपके सैलरी इनकम, कंप्यूटेड दे रखा है सैलरी इनकम ऑटोफुल, ये कंप्यूटेड दे रखा है तो ये आ जाएगी। और दूसरे डिविडेंड की इनकम, इंटरेस्ट कंट्री का है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, नॉट टैक्सेबल। तो इनकम आ जाएगी 16,50,000, 16,50,000 की इनकम इस केस में कंसिडर हो जाएगी स्टूडेंट। आप देख लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंपल है। मिस्टर राज ए रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट इन इंडिया ऑन 2 हाउस प्रॉपर्टी, कितनी है प्रॉपर्टी? 2 हाउस प्रॉपर्टी है, वन इन दिल्ली एंड अनदर इज कानपुर, एक दिल्ली में एक कानपुर में है। द प्रॉपर्टी इन कानपुर इज ऑक्युपाइड बाय मिस्टर राज, द प्रॉपर्टी इन दिल्ली इज लेट आउट थॉट ऑफ द ईयर, द particular of the Delhi house for the previous year 23-24 are as under. Standard rent 1,72,000, municipal value 2,05,000, fair rent 195 और rent receive of 15,000, municipal tax। तो देखो अपन बात करते हैं the particular of Delhi house, Delhi house की मैं बात कर रहा हूँ, इसने let out किया है तो ये भी निकाल लें अपन। municipal value 2,05,000, fair rent 195, तो 2,05,000 स्टूडेंट, स्टैंडर्ड रेंट 172, एक्चुअल रेंट 12 months 81, जेवी क्या गई 180, ये तो ओल्ड और न्यू में दोनों में मिलेगी। और म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय मिस्टर राज 5%, और हमेशा किस पे लगता है? म्युनिसिपल वैल्यू पे, कोई इशू नहीं है। तो यानी 2,05,000 का 5% कैलकुलेट करना है, तो ये 2,05,000 का 5% ये इस केस में आ जाएगा। देखो मैं बना देता हूं, तो म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल वैल्यू करेगा 2,05,000 का 5%, 10,250। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय मिस्टर राज ऑन 10th June 2023 फॉर कानपुर हाउस इज 3,500। तो कानपुर तो सेल्फ ऑक्युपाइड है, सेल्फ ऑक्युपाइड में नहीं मिलती डिडक्शन। राज हैज टेकन ए लोन फ्रॉम SBI 35 लाख, 12% पर एनम इन अप्रैल 2021, तो 35 लाख का 12%, 4,20,000। Purchase of Delhi house, the stamp duty value of the house property 40 lakhs. Mr. Raj purchased a plot in Kanpur in May 2021 and construct the Kanpur house was
began in June 2021 and was completed on December 2022. Mr. Raj took a loan rupees 25 lakh at the rate of 10% on 1st July 2021. And for construction of this house, no repayment of house was done so far. तो अभी repayment नहीं किया तो principal as it is खड़ा है या नहीं. During the previous year 23-24, Mr. Raj has earned his salary income 18 लाख. तो सैलरी से इनकम हो गई 18 लाख लेस डिडक्शन 16(1)(a) 50,000. तो 17 लाख 50,000. कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राज फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर द बोर्ड टैक्स रिजिम. दोनों से कैलकुलेट करा रहा है बोर्ड टैक्स रिजिम में. तो बोर्ड टैक्स रिजिम से अपने कैलकुलेट करना होगा. तो देखो कैसे स्टूडेंट करेंगे अपन. तो देखो स्टूडेंट दोनों स्कीम से कैलकुलेट करा रहा है तो अपन कैलकुलेशन में मैं हाथ से कर देता हूं. पहले सेक्शन 115 BAC न्यू टैक्स रिजिम से अपन बात कर रहे हैं. इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है क्वेश्चन में आप देखो. दिस वन 18 लाख 18 लाख रुपए है. लेस डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1)(a) $17,50,000. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अभी अपने निकाला. लेट आउट प्रॉपर्टी जो कि दिल्ली की है. जीएवी ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया 1,80,000. दिस वन लेस म्युनिसिपल टैक्स ये आपके सामने मैंने कैलकुलेट किया. ऑलवेज लेवी ऑन म्युनिसिपल वैल्यू 10,250. $169,750 net annual value. Standard deduction of NAV. Or interest on borrowing (24B) 35 लाख का लोन लिया हमने 12% की रेट से. 420. $50,000
-301175। सेल्फ ऑक्युपाइड जो प्रॉपर्टी है GAV 0 और इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलता। नॉट अलाउड। फाइव BAC में तो GTI 17,50,000। मैंने आपको बताया था हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी आपके वन न्यू स्कीम के अंदर सैलरी रेट से सेटल नहीं हो सकता, तो ये आपके 17,50,000 ही GTI आ जाएगी या टोटल इनकम आ जाएगी, डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। नॉट अवेलेबल। टोटल इनकम तो आप लिख सकते हो डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल, साथ में लॉस फ्रॉम हॉस्पिटल कैन नॉट बी सेट ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड। नोट लिख सकते हैं अपन, loss from house property cannot set up with salary head of incomes, so carrying forward for 8 assessment year। Interest on borrowing of self-occupied property not allowed। 115 BAC उसमें मिलेगा नहीं और डिडक्शन में नहीं मिलेगी। नॉट अलाउड। तो डिडक्शन भी आपको ये नहीं मिलेगी इस सेक्शन के अंदर। क्लियर है सभी को? अब लेते हैं आगे। ये तो हो गया न्यू टैक्स में। आपके देखोगे वो काफी बड़ा सॉल्व कर रखा है, लेकिन आप इस तरह से देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं ओल्ड स्कीम में। ओल्ड स्कीम में देखो सैलरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे रहेगा, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड का जो इंटरेस्ट आ रहा है ना वो परमिटेबल हो जाएगा और साथ ही साथ डिडक्शन 80EE की मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर आपने लोन 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 तक सैंक्शन कराया गया है, तो वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो जाता है 80EE के अंदर। तो वो डिडक्शन इस केस में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे स्टूडेंट, अपन ओल्ड टैक्स रेजिम में आता हूं। या नॉर्मल प्रोविजन ऑफ income from salary
स्टैंडर्ड डिडक्शन $16,1A the taxable salaries, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट में कोई दिक्कत ही नहीं है वैसे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी जो कि दिल्ली की है, जेवी 180 लेस म्युनिसिपल टैक्स यहां पर ने कैलकुलेट किया था 2,05,000 का, फाइव %. तो 180 minus 10,250. A 30%, ये कोई इश्यू नहीं, वही आएगा 50,925. और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग 35 लाख का 12%, $420 माइनस 150 यदि उधर निकाल दें ATEEA में तो फिर एलिजिबल होगा 270 प्लस 50,925 माइनस 169,750 151 175. Self occupied property GAV होती है 0 लेस, केवल एक ही डिडक्शन मिलती है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग 24B वर्किंग नोट से आएगी ये, मैक्सिमम 2 लाख, ये इसमें आएगा मैक्सिमम 2 लाख तक ले सकते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड में। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको करनी होगी, इधर मैं करा देता हूं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन स्टूडेंट आपको। ऑन बोरोइंग सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी जो कि कानपुर की है, तो इसमें प्री और पोस्ट दो आ रहे हैं। देखो एक चीज, प्री और पोस्ट, यहां इसने क्या किया, परचेज ए प्लॉट ऑफ कानपुर में 2021 एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कानपुर हाउस वाज बिगिनिंग इन जून 2021 एंड वाज कंप्लीटेड दिसंबर 2022, तो इससे जस्ट पहले क्या 31 मार्च मिस्टर राज टुक ए लोन 25 लाख 10% 1 जुलाई 2021 को लिया था। तो अपन यहां पर बात करते हैं, अभी तक कोई रिपेमेंट नहीं हुआ है, तो इस पे इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, तो प्री
कंस्ट्रक्शन period interest being 31st March immediately prior completion of construction तो दिसंबर में बता रहा है ये दिसंबर 22 तो उससे पहले का 31 मार्च 2022 लॉन टेकन क्या था Kanpur beginning this one and Mr. Ras took a loan 25 lakh 10% 1st July 2021 1st July 2021 और डेट ऑफ कंप्लीशन 31st मार्च 2022 ये प्री कंस्ट्रक्ट पीरियड हो गया ये हो गया जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 मंथ्स का स्टूडेंट 9 मंथ्स का 25 लाख का अमाउंट है 9 मंथ्स का 10% की रेट से $1,875 इसको अमोटाइज कर दूं डिवाइड बाई 5 37,500 और पोस्ट तो पूरा आउटस्टैंडिंग है 25 लाख कोई रिपेमेंट किया ही नहीं क्योंकि हमने तो 2.5 लाख रुपए 287,500 ये टोटल लगा ले अपन इधर लगा देता हूं इधर लगा देता हूं 17,50,000 minus 151,175 minus 2 lakh. तो आपको पता है हाउस प्रॉपर्टी का इंटर हेड मैक्सिमम 2 लाख से ज्यादा नहीं सकता तो ये इंटर हेड होगा तो आप वर्किंग नोट लिखोगे 2 वर्किंग नोट 1 loss from house property can be set up with salary head of income up to rupees 2 lakh 2 लाख रुपए तक की तो ये जो आ तो रहा है आपके लेकिन सेटअप होने के लिए मैक्सिमम 2 लाख ही सेटअप हो पाएगा तो जीटीआई 17,50,000 minus 2 lakh HP आपको पता है 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता 15,50,000 तो अपन डिडक्शन दे सकते हैं
चैप्टर 6E, EEA 1,50,000, तो टोटल इनकम 14 लाख। आप देख सकते हो तो न्यू टैक्स सिस्टम में ये इनकम आपकी कितनी रहेगी? 14 लाख, 14 लाख रुपए ही आपके इसमें दिखाई देगी। तो न्यू टैक्स सिस्टम में ये आपके इनकम 14 लाख देगी। तो ये आपके पास चॉइस है कि आप न्यू से भी कर सकते हो और ओल्ड से भी कर सकते हो। न्यू में आपका टैक्स आएगा 17,50,000 इनकम रहेगी और ओल्ड में ये 14 लाख के साथ कवर हो जाएगी। ये मैंने आपको सॉल्व करा दिया, दोनों में टोटल इनकम है। तो स्टूडेंट मैंने मेरे हाथ से करा दिया, बुक में आप देखो काफी बड़े बड़े सॉल्यूशन है, आपके बुक के भी मैंने लगा रखे हैं, आप चाहो तो उससे भी देख सकते हो। ये सॉल्यूशन है बुक के। दिस वन। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 11 कैपिटल गेन का है और ये स्टूडेंट कैपिटल गेन का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में करा रखा है। कैपिटल गेन सिमिलर वैसा का वैसा क्वेश्चन है, जिसके अंदर अपन ने देखते हैं कि यदि आपके एक्चुअल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज्यादा है, तो हमें क्या करना होता है? एसडीवी लेते हुए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैलकुलेट करना होता है। तो ये क्वेश्चन वही बता रहा है, तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। राजकुमार ब्रॉट ए रेजिडेंशियल हाउस ऑफ ₹4 करोड़। कितने बजट क्या है? 5 करोड़ में। इन मार्च 2016 में ही एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर सेल करने के लिए एग्रीमेंट में आ रहा है। दिस सेड रेजिडेंशियल हाउस विथ निकिता, नॉट ए रिलेटिव, इन जुलाई 2023 ड्यूरिंग द ईयर 17 करोड़। The sales proceeds were to be paid in the following manner: 10% thought account pay check, account pay bank draft. Account pay bank draft है तो इट्स मीन्स आपको SDV is taken date of agreement, date of agreement. तो SDV taken date of agreement, क्योंकि अकाउंट पे चेक से पे हुआ है। %80 on date of the possession of the property, balance after the completion of the registration of the title of the property. Nikita was hand over the possession of the property on 10th November 2023. तो अपन को तो ये डेट देखनी है, इनसे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। The registration process was completed on 5th of Feb 2024. She paid a sales proceed as per the sales agreement. Value of property stamp duty value in July 2023 was 19 करोड़। तो आपको 110% से ज्यादा देखना है एसडीवी। 110% ऑफ कंसिडरेशन ज्यादा है, तो एसडीवी कितना आ गया? 19 करोड़। तो 17 करोड़ का या 110% ऑफ 17 करोड़, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपके कितना? 17 का 110%, 18.7 करोड़। तो इट्स मीन्स एसडीवी 19 करोड़ is full value of consideration. Subsequently, the stamp duty value of the revised the value, hence the value of the property stamp duty value was 20 करोड़। से कोई मतलब नहीं है। मिस्टर राजकुमार पेड 1% ब्रोकरेज ऑन सेल्स कंसिडरेशन। तो सीधी सी बात है, सेल्स प्रॉफिट का 1% है, तो ये हमें लेना होगा, एक्चुअल पे लेना होगा। सब्सिक्वेंट टू सेल्स द सेल्स ही परचेज अनदर रेजिडेंशियल हाउस 13 करोड़ इन
इन मार्च 2024 10 करोड़ तक ही मिल सकता है। देखो यहां पर भी स्टेटरी अपडेट आ गया, 10 करोड़ तक ही मिल सकता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स in the hand of Rajkumar for the assessment year 24-25. What would be the capital gain, if any, if the assessment year 25-26 Mr. Rajkumar transfer the new residential house in December 24? तो वो तो अगले फाइनेंशियल में चला गया ऑफ रुपीज 15 करोड़, तो आपके आंसर पर क्या फर्क पड़ेगा? तो जो कैपिटल गेन आपने एग्जाम कराया था 54 में वो वापस टैक्सेबल होगा, और टैक्सेबल होने का तरीका मैंने कहा था कि जो न्यू असेट्स की कोस्ट है उस कोस्ट के अंदर से वो एग्जम्पशन वाला अमाउंट को हटाते हैं। तो देखो मैं यही कर देता हूं, सेल्स कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लूं, 19 करोड़ लेस ब्रोकरेज जो कि ट्रांसफर एक्सपेंस है, 1% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन, 17 करोड़ का 1%, 0.17 करोड़ माइनस 19, तो नेट सेल्स कंसिडरेशन 18.83 करोड़ लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने परचेज किया था स्टूडेंट इसको 5 करोड़ का, कब किया था, 2000 मार्च 2016, तो ये 254 मल्टीप्लाई बाय ड्यूरिंग द 348, 5 डिवाइड बाय 254 मल्टीप्लाई बाय 348, 6.85, तो LTCG 18.83 माइनस 6.85, 11.98 करोड़, और उसमें से 54 का एग्जम्पशन दे दो, 10 करोड़ से ज्यादा बेनिफिट नहीं ले सकते अपन, 13 करोड़ ले रहा है तो 10 करोड़, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, LTCG 1.98 करोड़। तो स्टूडेंट एक बार आप देख लो इस केस में कैलकुलेशन का पार्ट, अब ये तो हो गया असेसमेंट ईयर 2024-25। तो देखो स्टूडेंट अपने यहां पर बेचने के दौरान क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे यदि उसको बेच देता है, तो यहां मैं दूसरे कलर से कर लेता हूं आपको, जैसे ध्यान में रहेगा आपको। यदि अपन बात करें असेसमेंट ईयर 2025-26, ये 24-25 जब बेचेगा तो उसने उस खरीदी गई एसेट्स को सेल्स किया, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 15 करोड़, और उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है 13 करोड़, लेकिन हमने एग्जम्पशन कितना लिया था 10 करोड़ का 54 में, तो ये हो जाएगा कॉस्ट 3 करोड़। तो स्टूडेंट 12 करोड़ का कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा, ये होगा लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये क्या होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से आपके आ जाएगा स्टूडेंट, आप देखोगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब इसमें इतना बड़ा कर रखा है ना मैंने, शॉर्ट में यही करा दिया, पूरा क्वेश्चन शॉर्ट में यही करा दिया, आप देख लीजिएगा। दिस वन
तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी 3 और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये 12 होगा। तो 12 कर लेना 12। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक और क्वेश्चन अपन लेके चल रहे हैं। तो देखो अपन बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12। मिस्टर राजेश ए वर्किंग पार्टनर इन मैसर्स सनफ्लावर एसोसिएट, पार्टनर है सनफ्लावर एसोसिएट में। ए पार्टनरशिप फर्म मिस्टर राजेश हैज कंट्रीब्यूट 15 लाख एज ए कैपिटल इन द फर्म, और उसने 15 लाख रुपए उसमें कैपिटल लगा रखी है, फर्म के अंदर क्या लगा रखी है, 15 लाख की कैपिटल उसने लगा रखी है। पार्टनरशिप डिड ऑथराइज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द पार्टनर 13%, यानी 12% तक तो आपको पता है अपने लॉ के अंदर परमिटेबल होता है। तो एक्सेस कितना दे दिया 1%, एक्सेस कितना हो जाएगा 1%, 13 माइनस 12%, तो एक्सेस हो गया 1%। एंड ऑल्सो पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन टू पार्टनर 20,000 पर मंथ, 20,000 रुपए पर मंथ आपका यहां पर वर्किंग पार्टनर्स को है। ऑल्सो पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन टू पार्टनर 20,000 per month. Whole of the remuneration is allowed as a deduction sunflower associate. Mr. Rajesh has set up a unit in Sage. मई 2017 में सेटअप हुई, तो आपके स्पेसिफाइड टाइमिंग में है। द टोटल टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर सेज का देख रहे हैं अपन। अ नेट प्रॉफिट द ईयर 31 मार्च 120 lakhs and 45 lakh and 7.5 lakh रेस्पेक्टिवली। तो ये इस केस में आ गया टोटल टर्नओवर। तो देखो यहां मई 2017 में, तो यानी 17-18 हो गया, 4 साल जोड़ूं तो कितना हो जाएगा 21-22। तो मेरा ये कौन सा हो गया 6 to 10 ईयर, तो फ्लैट 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। तो देखो स्टूडेंट अपन बात करते हैं यहां पे टोटल टर्नओवर दे रखा है आपके क्वेश्चन में, एक्सपोर्ट टर्नओवर दे रखा है, तो टोटल 120, एक्सपोर्ट हो गया 45 लाख डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय 7.5 लाख, और जो आएगा उसका फ्लैट 50% डिडक्शन के लिए आ जाएगा 10AA। करके लेते हैं अपन। और ये 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देता हूं 140,625, 1,40,625 इसमें आपके आ रहा है। निकालिए क्या, तो ये आ जाएगा 7th ईयर है, क्योंकि दिस द 7th ईयर स्टूडेंट, 7th ईयर है ये। लेकिन इसका ओनली 40 लाख हैज बीन रिसीव्ड इन द कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज इन 30 सितंबर। आपको पता है 6 महीने के अंदर जो जो अमाउंट लेके आता है उसका मिलेगा, तो फिर ये 40 नहीं मिलेगा, 45 नहीं मिलेगा, ये 40 से ही मिलेगा। ये कितना मिलेगा 40 पे ही मिलेगा। इसको इस तरह से कर लो, फिर 40 लाख ही मिलेगा। जब 40 लेके आया तो 40 का ही करना है, तो 40 lakhs डिवाइड बाय 120 lakhs मल्टीप्लाई बाय 7.5 lakhs, और उसका फ्लैट 50%, क्योंकि 7th ईयर है ना, फ्लैट 50 यहीं लगा दो।
यानी आप कह रहे हैं 40 multiplied by 7.5 divided by 120 lakhs, then flat 50%, 1,25,000. This is the 10AA. During the previous year 23-24, Mr. Rajesh has commenced a business of the warehousing facility of storage of edible oil. Edible oil 35 AD में नहीं आता, 35 AD में नहीं आता. Net profit of the business as per the profit and loss account 7,50,000. The following item are debited to the profit and loss account. Debit करके तो add back हो के personal drawings add back करो इसमें. Advance income tax paid ये भी add back होगा. Purchase of warehousing building 10 lakh. 10th of June 2023 for the purpose of storage तो डेप्रिसिएशन मिलेगा इसमें. और वेयर हाउस पे डेप्रिसिएशन रेट है 10%, तो यानी आ गया 1 लाख. तो 1 लाख ये आपके आ गया. तो 10 लाख तो ऐड होगा, 10 लाख ऐड होगा और डेप्रिसिएशन अलाउड हो जाएगा, लेस होगा. डेप्रिसिएशन उसमें लेस हो जाएगा. तो देखो स्टूडेंट ये आपके एडजस्टमेंट हो गया. इसके बाद अपन बात करते हैं, इधर आइएगा. द फॉलोइंग आइटम आर क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्रेडिट कर रखा है जिसका क्रेडिटेड अमाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट एंड पोस्ट ऑफिस. तो देखो ये पहले लेस होगा और बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में 15,000 माइनस 3500 रुपए का मैंने एग्जाम्पशन पढ़ाया था 10-15. तो ये आ जाएगा कितना 11,500. मैंने एग्जांपल पूरा करा हुआ रखा है, या ध्यान से देखोगे आप बुक में तो मिल जाएगा, क्लास में करा रखा है ये पूरा. इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एसबीआई 20,000 ये भी माइनस होगा. और इसकी इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट है तो 80TT ओल्ड स्कीम में 80TT का डिडक्शन मिलेगा. ओल्ड में, न्यू में नहीं मिलेगा. 10,000 रुपए तक का. डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी अदर सोर्सेस में यहां से माइनस करो तो ये तीनों के तीनों आइटम कहां चले जाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में. शिफ्ट टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, शिफ्ट टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. He has paid premium of ₹60,000 for life insurance policy in the name of her married daughter. मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है. The policy was taken 1st October 2018 and the sum assured being this one. तो उसका 10% ही मिलेगा यानी 50,000. 80C ओल्ड स्कीम में. Compute the total income and tax payable by Mr. Rajesh for the assessment year 24-25. डिफॉल्ट टैक्स रिसीव एंड नॉर्मल प्रोविजन ऑफ टैक्स. देखो नॉर्मल में तो एमटी भी लगेगा क्योंकि 20 लाख से ज्यादा है और उसने 10AA का बेनिफिट ले लिया, 10AA का बेनिफिट ले लिया तो एमटी भी लगाना पड़ेगा ओल्ड स्कीम में. न्यू स्कीम में लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो बेनिफिट 10AA नहीं मिलेगा और भी कई बेनिफिट नहीं मिलेंगे. तो अपन देखो यहीं पे मैं सॉल्यूशन करा देता हूं आपके. पहले नॉर्मल प्रोविजन पाते हैं कि आपके जो पार्टनरशिप फॉर्म है तो प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट इनकम फ्रॉम फॉर्म से इनकम आ रही है सनफ्लावर एसोसिएट से. तो इंटरेस्ट 13% है जिसमें से आपके 12% तो फर्म ने डिडक्शन लिया होगा तो 1% फर्म ने टैक्स दिया होगा. 1% पे टैक्स फर्म ने दिया है तो 1% पे टैक्स फर्म ने दे दिया तो हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं है. सिर्फ 12% को ही इनकम कंसिडर करना है मैक्सिमम डिडक्टेबल अलाउ. तो हमारी इनकम कितनी बनेगी, दिस वन. तो 15 लाख का 12%, क्योंकि 1% पे 13% माइनस 12%, तो फॉर्म में डिडक्शन लिया तो 1% टैक्सेबल होगा फॉर पार्टनर. टैक्सेबल फॉर फॉर्म. तो ये 12% टैक्सेबल फॉर पार्टनर. एक इनकम 1% के लिए टैक्सेबल होती है. जो फॉर्म ने टैक्स दे दिया तो पार्टनर को देने की जरूरत नहीं है. तो ये आ गया सैलरी टू राजेश एज ए वर्किंग पार्टनर विच इज अलाउड एज ए डिडक्शन इन द हैंड ऑफ द फॉर्म 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 240. तो ये आपके फॉर्म से इनकम आ गई. इसके बाद नेट प्रॉफिट आ रहा है सेज. नेट प्रॉफिट फ्रॉम सेज 750.
750, इसमें डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन डिडक्शन तो कहां मिलेगी? जीटीए में से। इनकम फ्रॉम वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, स्टोरेज एंड एडिबल ऑयल, नॉर्मल बिजनेस मानेंगे 750, लेस इनकम क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट ऐड कर दो, सॉरी लेस करो, यहां से हटाएंगे ना, अदर सोर्स में शिफ्ट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट माइनस करो, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी माइनस कर दो, तो ये आ गया 6,83,000। पेमेंट नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन, एडवांस इनकम टैक्स पेड एंड डिसअलाउड अंडर सेक्शन 48 सेकंड। पर्सनल ड्राइंग्स, परचेज ऑफ बिल्डिंग, तो दिस वन टोटल। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ये अलाउड है। आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट विथ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में मैंने कहा सेक्शन 10-15 का एग्जाम्पशन दो, तो 11,500। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है, इसका नहीं मिलेगा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, तो दिस वन। ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी स्टूडेंट। नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 80TTA 10AA, क्योंकि न्यू स्कीम में नहीं मिलती है, तो ये आ गया 29,86,500। और देखो इस पर मैं सीधा सीधा टैक्स कैलकुलेट करा दूं, मेरा 15 लाख तक का टैक्स बनेगा 1.5 लाख रुपए, और उसके ऊपर 30% लगा दूं। अभी कर देते, देखो 29,86,500 माइनस 15 लाख, प्लस 1.5 लाख, तो ये आ गया 5,95,950। आड, अब ये इंडिविजुअल है, इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन, 23838, तो टैक्स बन गया 6,19,788 लेस एडवांस टैक्स हमने पे किया 1 लाख, तो टैक्स पेबल 5,19,788, और राउंडेड ऑफ कर दूं 190। दिस सिंपल है स्टूडेंट, बहुत इजी। इसके बाद ओल्ड स्कीम से कर लें, तो नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स से बात करूं, यही क्वेश्चन। तो देखो यहां तक कोई इशू नहीं है जीटीआई में। अब मेरे को किस किस चीज का बेनिफिट मिल जाएगा? 10AA का मिलेगा, डिडक्शंस का बेनिफिट मिलेगा। तो 10AA अभी मैंने बताया था 40 लाख रेमिटेंस करके लेके आया था, तो 125 मैंने कैलकुलेट कराया, ये रहा। सिर्फ ओल्ड स्कीम मिलता है 10AA, ये रहा 125। इसके बाद 80C चैप्टर 50,000 तक ही मिलेगा, सम एश्योर्ड का 10%, ये मिल जाएगा 10,000 का, तो 60,000 ये करा देना, तो दिस वन। अब ये आ गया तो इस पर टैक्स कैलकुलेट कर लो, तो पहले 10 लाख तक का टैक्स बनेगा 1,12,500, डायरेक्ट कर देते हैं 1,12,500। इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट कर लो ना, प्लस 30% ऑन एक्सेस इनकम 28 लाख माइनस 10 लाख, $6,52,950।
add 4% health and education cess. 26118. राउंड ऑफ कर दो 79070। हाँ 1 लाख टैक्स जमा भी तो करा रखा है, एडवांस लेस एडवांस टैक्स, पहले वो कटा दो, फिर आ जाएगा 579068, राउंड ऑफ कर दो 579070, 288B। क्लियर है स्टूडेंट? अब आपको एमटी भी अप्लाई करना है, इस पे करना पड़ेगा। तो एमटी में जो टोटल इनकम आ रही है उसमें ऐड बैक कर दो जो 10AA सेक्शन 35AD और 80IA से लेकर 80RRB के बेनिफिट लिए, तो वो कोई नहीं है, सब 10AA है। 10AA ऐड किया, उसका 18.5% निकाल लो, दिस वन। और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन 1 लाख टैक्स जमा है, लेस करने के बाद दिस वन, तो टैक्स पेबल आपके जगह दिस वन। तो ये आपके इसमें बता रहा है, तो मिनिमम टैक्स पेबल लेस देन द रेगुलर इनकम टैक्स पेबल अंडर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, तो उसमें यही पे करना पड़ेगा। तो नॉर्मल इसमें पे करना पड़ेगा। इसमें आ रहा था आपके डिफॉल्ट 5,19,000 और इसमें आ रहा है 5,79,000, तो नॉर्मल प्रोविजन में आप टैक्स पे करो, तो वहां इस केस में नॉर्मल प्रोविजन से अपन टैक्स पे कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? लास्ट फिर क्वेश्चन इसमें कुछ भी नहीं है, सीधा सिंपल है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मिस्टर राहुल एन इंडियन सिटीजन residing in Mumbai file his return of income every year on time. He has Aadhaar number as well as has not intimate his Aadhaar number to the prescribed authority till August 2023. He approached you 1st September 2023 and asked you the consequences are not doing the so effective date from which those consequences would become effective. Would be your answer if Mr. Rahul want to intimate his Aadhaar number to prescribed authority. तो देखो मैंने बताया था, ये आधार नंबर नहीं देने से आपके क्या हो जाता है कि ये पेन सस्पेंड हो जाता है, और फिर उसके बाद वो सारे कॉन्सिक्वेंस एप्लीकेबल हो जाते हैं जो एक पेन सस्पेंड होने पे होते हैं, और उसको यदि लिंक कराना होता है तो 1000 रुपये की लेट फी लगाकर आप उसको क्या कर सकते हो, एक्टिवेट करा सकते हो। तो वो चीज़ें होता है। और इसके इसमें यदि मैंने कहा कि आपके फिर डिडक्शन भी होगा तो हाई रेट से होगा डिडक्शन, ये रहा लेट फी, वुड बी लायबल टू पे लेट फी ₹1000 अंडरस्कैन 234H अंडरस्कैन 234H में, और पेन वुड बिकम ऑपरेटिव विद इन द 30 डेज में। और नहीं करेगा तो टीडीएस हाई रेट से डिडक्ट होगा, टीसीएस हाई रेट से डिडक्ट होगा, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपके बता रखे हैं। रिफंड ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स, तो जो रिफंड आने वाला है वो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट शैल नॉट बी पेबल ऑन सच रिफंड, इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। पीरियड बिगिनिंग विद द डेट स्पेसिफाइड एंड एंडिंग विद द डेट ऑफ विच बिकम ऑपरेटिव, जब तक वो ऑपरेटिव होगा तब तक कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। टीडीएस डिडक्ट होगा, टैक्स इज डिडक्टेड under chapter this one, in such person shall be deducted a higher rate, or where tax is collected at source, this one case the person tax shall be collected at a higher rate in accordance with the provision of this one। ये हमारे इस केस में बता रखा है। तो ये स्टूडेंट जितने भी मैंने इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी आरटीपी में स्टेटरी अपडेट थे वो भी कवर करा दिए, एज वेल एज पूरा आरटीपी आपको सॉल्व करा दिया इनकम टैक्स का। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे जीएसटी के स्टेटरी अपडेट्स के साथ उसका सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।